आजकल हर कोई यूएस और वेनेज़ुएला के बारे में बातें कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये सब पहले भी सुन चुके हैं। जी हाँ, 2003 में। उस वक़्त कहा गया था इराक दुनिया के लिए खतरा है। आज कहा जा रहा है वेनेज़ुएला दुनिया के लिए खतरा है, स्पेशली यूएस के लिए। उस टाइम कहा गया था कि इराक के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। आज कहा जा रहा था कि ड्रग माफियाज़, कार्टेल्स, इवन के यूएस के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अल-कायदा वेनेज़ुएला तक पहुँच गई है। मुझे लगता है कि अल्फाज बदल गए हैं, मुल्क बदल गया है, लेकिन कहानी वही है। अगर ये मसला इंसानी हकूक़ का है, तो इसमें तेल पर बहस क्यों हो रही है? और अगर सिर्फ़ तेल पर बहस हो रही है, तो अर्थ रिसोर्सेज़ पे बहस क्यों नहीं हो रही? और अगर इस सारे वेनेज़ुएला के चैप्टर का मकसद सिर्फ़ तेल और मिनरल्स थे, तो जनाब फिर ग्रीनलैंड पर बात क्यों आ गई है? और यूएस डेस्परेटली ग्रीनलैंड को एक्वायर क्यों करना चाहता है? वो उन वहाँ के लोगों को पैसे भी क्यों देना चाहता है? और अगर सिर्फ़ मसला तेल का है, अर्थ रिसोर्सेज़ का है, तो फिर ईरान के अंदर जो रॉयट्स स्टार्ट हो गए हैं और रशियन एम्बेसी खाली कर ली है, वो क्यों है? आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से वेनेज़ुएला का चैप्टर बात करेंगे और जो वर्ल्ड के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, मैं इस पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड अगर किसी ने भी आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दें। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वेनेजुएला के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मैं गो थ्रू करूंगा उसकी हिस्ट्री को, ताकि आपको एटलीस्ट बैकग्राउंड पता हो। और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, कैसे यूएसए एज ए गॉडफादर प्ले कर रहा है, और कैसे वो एक ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिसके तहत मेरी एजम्पशंस ये हैं कि हम एक न्यू कोल्ड वॉर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आई बिलीव ट्रंप जो है, इवन के ऑल ओवर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऑयल से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। और यही रीज़न है कि वो हर टाइम कह रहे होते हैं कि हम कनाडा को अपनी 51st स्टेट बना लेंगे, ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे। और ट्रम्प के इवन के जो उसका पैन वो था, कैंपेन थी, उसमें उसने कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल के बाद ट्रम्प इतना कमिटेड है अपनी उस बात के साथ कि उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही कैप्चर कर लिया और वो यूएस में ले आया। अब मैं कहूँगा कि इसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? अगर मेजर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मेजर प्रॉब्लम्स ये हैं कि इस टाइम ऑयल बहुत चीप है। आई बिलीव $60 पर बैरल ऑयल चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। वो इतना चीप है कि उसको डिग करके निकालने में ही लॉस है। और यूएस की जो कंपनीज हैं, वो इनसाइड द यूएस भी डिगिंग नहीं कर रही, उसको ऑयल नहीं निकाल रही। तो जनाब, अगर वो यूएस के अंदर नहीं कर रही, तो वो एक दूसरे कंट्री में जाएं, वहां पर आ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के ऑयल एक्सट्रैक्ट करें और फिर उस कंट्री को रीबिल्ड करें। तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। अच्छा, इस टाइम जो अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा है कि हमने निकोलस मडुरो को जो कैप्चर किया है, उसका बेसिक रीज़न जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो क्या उसके क्राइम्स न्यू हैं? नहीं। तो फिर अभी क्यों? और अभी अगर किया है, मान लिया ठीक है आपने भी किया, देर आए दुरुस्त आए, तो मदुरो ने तो कहा था कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ, आपने जो बात करनी है करें। तो फिर आप नेगोशिएशन के लिए क्यों तैयार नहीं थे? और जैसे उसने लास्ट अपनी ट्रंप ने कैंपेन में कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या ये उसके बारे में तो नहीं है? अच्छा, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये जो साउथ अमेरिकन जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी जो कॉलोनाइज्ड बाय यूरोप थी, मोस्टली स्पेन और फ्रांस के। फिर जनाब एक यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं, जेम्स मोनरो। उन्होंने मोनरो डॉक्ट्राइन दी और उन्होंने मोनरो डॉक्ट्राइन में कहा कि जनाब यूरोप जो है ना, अपने कॉन्टिनेंट में अपने इलाकों में रहेगा, वो यहाँ पर आके कोई कॉलोनी नहीं करेगा, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, आप उधर रहो हम इधर रहें। और ऐसे करके उन्होंने एक डॉक्ट्राइन बनाई और पूरे पूरे यूरोप को यहाँ से निकाल के वापस भेज दिया। अब जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद एक नए प्रेसिडेंट आए, थियोडोर रूजवेल्ट। अब रूजवेल्ट ने क्या किया, उसने कहा कि हम जनाब अपने यूएसए के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए हम साउथ अमेरिका के किसी भी कंट्री के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं।
मोनरो कह रहा है कि जी हम नहीं चाहेंगे, यहाँ पर आपने कहा है कि हम अपने सेफगार्ड अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि हम नहीं चाहते कि कम्युनिस्ट लाइक रेड आर्मी लाइक रशियंस ये यहाँ पर साउथ अमेरिका में आए, तो हम इसलिए इंटरवीन करेंगे और उन्होंने फिर इंटरवीन किया। अब हम आते हैं वेनेजुएला पे। बेसिकली वेनेजुएला जो है उसका एक बेल्ट है, ओरिनोको बेल्ट जिसको कहते हैं, उसके अंदर सारा ऑयल है और वो ऑयल इस टाइम दुनिया का सबसे आई बिलीव लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वहाँ पर है और मोर देन सऊदी अरेबिया। जी हाँ, जो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स हैं आई बिलीव वो 302 और 303 बिलियन बैरल रिजर्व्स हैं, जो कि सऊदीया के 200 267 या कुछ ऐसे हैं। तो वेनेजुएला के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल है। 1980 में क्या होता है कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो यूएस की कुछ कंपनीज को इनवाइट करता है, जिसमें एक्सन मोबाइल जो कि पाकिस्तान में पिछले दिनों आई, जो डिगिंग ड्रिलिंग के लिए, और उन्होंने कहा जी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इस कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री ऐसी है कि वो जिस भी मुल्क में गई है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, उसके बाद या तो उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है कंट्रोल बाय एमएनसीज, या फिर उस मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं। मैं इसके अभी, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है तो मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन मैं आगे आता हूँ। दूसरी शेवरॉन कंपनी और तीसरी कनोकोफिलिप्स। अब जनाब वेनेजुएला की अपनी भी एक कंपनी है पीडीवीएसए। जो पीडीवीएसए है वो स्टेट ऑन कंपनी है और उसके बाद ये एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। जो वेनेजुएलन गवर्नमेंट है वो कहती है कि जनाब आपका 60% जो शेयर होगा वो कंपनीज का होगा, प्रॉफिट होगा, 40% वेनेजुएला गवर्नमेंट का होगा या और उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया। अब एग्रीमेंट साइन हो गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। के बाद जो एक प्रेसिडेंट उनका जो वेनेजुएला का था, ह्यूगो चावेज, उसने क्या किया, उसने इस कंपनी जो एग्रीमेंट था उसको नल एंड वाइड कर दिया। उसने जो पीडीवीएसए थी कंपनी उसको नेशनलाइज कर दिया, उसके अंदर जो 18,000 एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाल के बाहर फेंका और उस कंपनी के ऊपर सारा अपना होल्ड कर लिया। और उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी लाइक एक्सन मोबाइल और फिलिप्स, उन दोनों ने कंट्री को छोड़ दिया। शेवरॉन ने अपने दोबारा से एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा जनाब जैसे तैसे करके आप जो है ना हमसे दोबारा साइन कर ले, एग्रीमेंट कर लें, हमने इतना पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, तो हम आपसे यहाँ से ड्रिलिंग करते रहेंगे। और जो शेवरॉन का न्यू एग्रीमेंट था उसमें था कि 22 से 40% तक जो प्रॉफिट होगा वो शेवरॉन का होगा। लाइक पहले वो 60% ले रहे थे, अब वो 22 से 40% लेंगे और बाकी सब होगा वेनेजुएला गवर्नमेंट का। फिर इनकी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कंपनी नेशनलाइज हो गई थी, इन्होंने लोकल्स को हायर किया, उसमें लोकल्स के पास एक्सपीरियंस नहीं था और वो कहते हैं ना कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। तो वो जब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो गई और कंपनी का हालात बुरे से बुरे होते गए। आखिरकार ह्यूगो चावेज मर गया और उनके जो सक्सीडर जो हैं उनके आई बिलीव ये बेटे हैं मजूरो, निकोलस मदुरो, ये प्रेसिडेंट बन गए 2013 में। फिर क्या होता है कि उधर एक्सन मोबाइल, मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से गई थी, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा जनाब वैसे तो उनके रिजर्व जो एसेट्स थे वो अच्छे खासे थे, उन्होंने ज़्यादा केस किया था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि आप $1.6 बिलियन जो है ना वेनेजुएला देगी एक्सन मोबाइल को, लेकिन हम उससे ले कौन वेनेजुएला से। तो ये डिले होता गया और ये सारी ऑयल की गेम थी। फिर पिछले दिनों क्योंकि जब यूएस थोड़ा एग्रेसिव हुआ तो निकोलस मदुरो ने कहा कि जनाब हम एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं, हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, आप अपनी कंपनीज को भेज सकते हैं। बट यूएसए ने कहा नहीं, वी डोंट वांट एनी नेगोशिएशन। अब यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी मेजर बात नहीं हो रही थी। ठीक है, वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स थे, लेकिन दुनिया में जब ऑयल इतना सा महंगा है ही नहीं, तो फिर आपको इस टाइम पे एकदम से ऐसे क्या हुआ कि आपको उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करना पड़ गया। और फिर आप कहते हैं कि उनका प्रेसिडेंट, आप अच्छा, कुछ उनके डेमोक्रेट्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब हमने इनके प्रेसिडेंट को इसलिए कैप्चर किया है क्योंकि हम वेनेजुएला में डेमोक्रेसी लेके आना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी यूएसए के थ्रू, ये वो, तो आप अपने बॉर्डर सिक्योर करो, आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। तो क्या सीआईए ऐसा ऑपरेशन कर सकता है? तो पहला आंसर है नो। इससे पहले आप जितने भी देखें, आप चाहे वो फील्ड वॉर
इन अफ़गानिस्तान देखें, आप लीबिया देखें, आप इराक देखें, आप जितने भी कंट्रीज़ को देखेंगे, आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि उन सब कंट्रीज़ के अंदर ऑयल, अर्थ मिनरल्स और रिसोर्सेज़ थे। जिसके बाद उन्होंने या तो कहा, जैसे इराक ने 2000 में कहा कि जनाब हम ऑयल को आइंदा डॉलर्स में नहीं, यूरो में बेचेंगे। 2003 में इराक पे अटैक हो गया। तो फिर चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की वेनेज़ुएला के अंदर। यूएसए को कहा कि जनाब ठीक है, आप ऑयल ले रहे हैं, ये वैसा करके हम नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन अब आज के बाद जो है डॉलर्स या इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। आपने वेनेज़ुएला पे अटैक कर दिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान, तो जितने भी कंट्रीज़ आप देखेंगे, उन सब का एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने यूएसए को या तो नो की है या यूएसए को कोई ना कोई ऐसी बात की है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 56 कूप हैं, मिलिट्री कूप्स हैं या यूएस बैक इंटरवेंशंस हैं जो कि साउथ अमेरिका के अंदर ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो सारी यूएस बैक्ड हैं। तो यूएस करता क्या है कि सबसे पहले वो गवर्नमेंट को थ्रेट करता है, अगर कोई मान जाए, वो ना माने तो फिर उसके बाद वो अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सीआईए पैक्ड एजेंट भेजता है। उसके बाद या तो असैसिनेशन हो जाती है, असैसिनेशन ना हो तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दिया जाता है। आप अरब स्प्रिंग की एग्जांपल देख सकते हैं, आप लीबिया, सीरिया, इराक, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सब वही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डिक्टेटर्स थे। इवन के वो कहते थे, और नाम एक ही, बहाना एक ही, कि हम डेमोक्रेसी लेना के लेके आना चाहते हैं। मैं इवन के आपको एक लिस्ट भी शेयर कर दूँगा कि यूएसए ने अभी तक कौन-कौन से प्रेज़िडेंट जिनको अभी तक कैप्चर किया है। और यही रीज़न है कि जब यूएसए कहे कि देयर इज़ अ डिक्टेटर इन द कंट्री और वी वांट डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें यूएस का कोई ना कोई और इंटरेस्ट है। बिकॉज़ अगर डिक्टेटरशिप की बात है तो आई बिलीव वर्स्ट डिक्टेटरशिप तो नॉर्थ कोरिया में है। और उसके बाद आप सॉरी टू से बट जो किंगडम्स हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप ही है ना, रॉयल इसको मोनार्क जिसको आप कहते हैं। फिर आप चाइना, रशिया, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप सिर्फ वहीं पे अटैक क्यों करते हैं जहाँ पर कोई रिसोर्सेज हों या जो कंट्री वीक हैं? तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर यूएसए कहता है कि इस कंट्री में टेररिस्ट हैं या क्या हैं, तो फिर सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप कौन हैं, क्योंकि आपने तो दूसरे कंट्रीज के अंदर जाके अटैक किए हैं, आपने उनके प्रेसिडेंट्स को कैप्चर किया है, आपने उनकी सीआईए पैक कूप कराए हैं, आपने गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन करवाया है, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप क्या है। और यही रीज़न है कि अगर आप, नेल्सन मंडेला की एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुल्क है जिसकी अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज़ हैं, वो यूएसए है। वो कहते हैं कि देखें, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो तो 2 साल, जो जापान ने अटैक किया, जिसके जवाब में यूएस कहता है कि हमने अटैक किया, तो 3 साल पहले अटैक किया था। और उसके बाद जब जंग खत्म हो गई है, जापानीज़ मिलिट्री ने मतलब बैक ऑफ कर लिया है, वापस जा रहे हैं, उस टाइम आपने बॉम्ब गिराया है। और आपने जब एक बम गिरा दिया और उसके बाद इतनी तबाही हो गई, उसके बाद आप 3 दिन 2 दिन बाद की दूसरा बम गिरा रहे हैं। तो आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि यू आर सुपर पावर एंड यू कैन डू व्हाटएवर दे वांट, एंड दैट्स द रीजन कि आज भी वो यही कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वी आर सुपर पावर और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और यही रीजन वो कर रहे हैं, यही वजह है कि वो ये सब कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि बहुत से लोग अमेरिका को वो कहते हैं कि गैंगस्टर है वो इस दुनिया का। मैं नहीं कह रहा, बहुत से लोग कहते हैं, तो मैं इस बारे में कोई नहीं कहता। लेकिन येस, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यूएसए ओनली ओनली वर्क फॉर गॉड। गॉड, सॉरी, अल्लाह, खुदा, रब, वो वाला गॉड नहीं। गॉड मीन गोल्ड, ऑयल एंड ड्रग्स, जीओडी है। तो जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और वो इसी के लिए काम करता है, उसके अलावा वो किसी चीज़ के लिए काम नहीं करता। अब अगर आप ट्रम्प की शुरू की बातें याद करें तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई रिजीम चेंज नहीं चाहिए, हम कोई किसी कंट्री में जाके नहीं काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हमारी मिलिट्रीज ने जितना लाइक बूट्स ऑन अ ग्राउंड, वी विल नॉट गोना सेंड आवर ऑब्वियसली बूट्स ऑन अ ग्राउंड। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि अमेरिका फर्स्ट, हम अपने मुल्क पे तवज्जो देंगे। आज उन सब पॉलिसीज़ को अलग होता जा रहा है। अगर आप ट्रम्प की स्टेटमेंट देखें तो उसने रीसेंट कहा है कि हम वेनेजुएला को रीबिल्ड करेंगे। पहले आपने कहा था कि हम किसी मुल्क में जाके अपने पैसे नहीं लगाएंगे, अपने पैसा अपने पे लगाएंगे। अब वो कह रहे हैं नहीं, हम वेनेजुएला में जाके रीबिल्ड करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे? हम वहाँ से तो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे,
हम बेचेंगे, उसका जो पैसा आएगा, उस पैसे से हम रीबिल्ड करेंगे। ओके, तो उसको यूएस का क्या फ़ायदा है? ओहो! यूएस से फ़ायदा ये है कि उसी पैसे से हम यूएस को भी रीबिल्ड करेंगे। तो इतनी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि आप समझ ही नहीं पाएँगे। दूसरा, ट्रम्प ने कहा कि जनाब हम किसी मुल्क में नहीं जाएँगे। ईरान के अंदर इस टाइम जो आप देख रहे होंगे, आजकल ईरान के अंदर स्ट्राइक्स चल रही हैं और यही रीज़न है कि रशिया ने अपनी एम्बेसीज़ बंद कर ली हैं, चाइना ने भी बंद कर ली, अपने मिलिट्री जो अटैचीज़ हैं, उनको वापस बुला लिया है। तो आप ईरान का भी हाल देख सकते हैं। मुझे डर है कि अनकरीब कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट होने वाला है ईरान के अंदर। फिर आप ग्रीनलैंड के अंदर देख लें, तो मतलब जो उन्होंने बातें की थी, वो सब गलत होती जा रही हैं या वो अपनी बातों से फिर रहे हैं, मुकर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर नॉट अ पुलिसमैन ऑफ द रीजन। अब वो कहते हैं नाउ वी आर द पुलिसमैन ऑफ द रीजन, और इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि ग्रीनलैंड के इर्द-गिर्द चाइना और रशिया है, तो हमने उसको खत्म, उसकी हेजेमनी को कम करने के लिए हम ग्रीनलैंड को कैप्चर करेंगे और हम रशिया पे नज़र रखेंगे, चाइना पे नज़र रखेंगे। ओके, तो जनाब आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? और यही रीज़न है कि उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑन द बूट्स ऑफ द ग्राउंड। खैर, हम इस पे बाद में आएँगे। तो ऑयल का मैंने आपको समझा दिया। दूसरा जो मेजर मैंने आपको बोला कि वो पोर्शन था कि सिल्वर डील। हुआ ये कि जनवरी 2026 में चाइना ने एक अनाउंसमेंट की और उसमें उन्होंने अपनी एक पॉलिसी जो स्टील पॉलिसी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चेंज लेके आए। और उस चेंज की वजह से ऑब्वियसली एक्चुअली जो यूएस जो इंडस्ट्री है वो वॉर बेस्ड इंडस्ट्री है, और उसकी इंडस्ट्री मेजरली बहुत बड़े पैमाने पे वो डिपेंड करती है चाइनीज स्टील के ऊपर, बिकॉज अर्थ मिनरल्स रिसोर्सेज ये सारे चाइना के पास, चाइना इसमें लीड करता है। तो अब वो उस हेजेमनी को कम करने के लिए यूएसए ने वेनेजुएला पे, सेकंड रीजन ये है कि वेनेजुएला पे अटैक किया, और यही रीजन है कि जिस दिन आप यूएस जो निकोलस मडूरो को कैप्चर करते हैं 3 जनवरी 2026 को, उससे नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे 4 जनवरी 2026 को जेपी मॉर्गन और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी अनाउंस करते हैं कि उन्होंने एक सिल्वर डील साइन कर ली है वेनेजुएला के साथ, वेरी नेक्स्ट डे। तो फिर वो कहते हैं कि हमने 1 ट्रिलियन जो डॉलर की अमाउंट का जो स्टील है वो सीज कर लिया है। अब जनाब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एक दिन पहले प्रेसिडेंट को कैप्चर करते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उसी का जो वाइस प्रेसिडेंट है आप उसको कहते हैं ये डेमोक्रेटिक है, ये रह सकता है, और फिर उसके साथ आप डील भी साइन कर लेते हैं। तो मतलब ये समझ से बाहर चीज़ है। अच्छा, जो वो 1 ट्रिलियन जो डॉलर का स्टील है उसमें 40% इक्विटी जो होगी वो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की होगी, यूएसए की। तो लाइक ये थोड़ा-सा वो समझ आ रहा है कि इतनी जल्दी क्यों थी मिलिट्री ऑपरेशन की, इंटरवेंशन की और कैप्चर की। अच्छा, फिर उन्होंने ये सिल्वर का किया क्यों? उसकी रीज़न ये है कि वो चाइना की डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, और वो ऐसे नहीं कर सकते। चाइना की डोमिनेंस कैसे ख़त्म होगी? देखें, इस टाइम यूएस से बहुत सी प्रोडक्शन जो यूएस, इवन की यूएस प्रोडक्ट्स हैं, यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो चाइना में बन रहे हैं। यूएस की डिफेंस जो सॉरी इंडस्ट्री है वो वॉर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वो चाइना पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप वेनेजुएला से स्टील सारा ले लेंगे, बाकी अर्थ मिनरल्स हैं दुनिया में जहां जहां हैं, वहां वहां जाके वहां से एक्सट्रैक्ट करके ले लेंगे, और उसके बाद आपकी चाइना पे डिपेंडेंट कम हो जाएगी। जैसे ही आपकी डिपेंडेंट चाइना पे कम होगी, तो फिर आप कह सकते हो, देखें, एक बहुत क्लियर लॉजिक है कि आप आर्मी बना सकते हैं, आप मिलिट्री बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका इक्विपमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी आपको ऑयल, उस टेक्नोलॉजी को उसको चलाने के लिए अगर ऑयल नहीं भी है, तो बैटरीज, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। मैं अगर कह दूं कि लाइक इंडिया के पास इस टाइम मिलिट्री पाकिस्तान से बहुत नंबर वाइज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं आता, तो वो कभी भी पाकिस्तान से सुपीरियर नहीं हो सकते, और यही हमने रिसेंट एक वॉर में देखा। खैर, मैं उस टॉपिक पे भी फिर कभी जाऊँगा, अभी इसमें इसलिए जाना नहीं चाहता। तो लेकिन उस डोमिनेंस को कम करने के लिए ट्रम्प ये सब कर रहा है, और वेनेजुएला उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। अभी वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, वो चैप्टर ग्रीनलैंड और आगे बाकी कंट्रीज में जाएगा, फिर खत्म होगा, याद रखिएगा। और यही रीजन है कि चाइना ने अरसे तक अपनी इन्वेस्टमेंट की वेनेजुएला के अंदर, और यूएसए के एक मूव ने उस सारे इन्वेस्टमेंट को उड़ा के फेंक दिया। अब मैंने आपको शुरू में मोन्रो डॉक्ट्राइन का जिक्र किया था, मैंने क्यों किया था मैं अब उसको बताता हूँ। क्योंकि ट्रम्प ने अभी रिसेंट एक वर्ड यूज किया, उसने कहा डोनरो डॉक्ट्राइन। डोनरो मीन्स डोनाल्ड ट्रम्प एंड मोन्रो, सो उसने मिला के कहा डोनरो डॉक्ट्राइन। और वो डोनरो डॉक्ट्राइन क्या है कि यूएस
जो करना चाहता है वो करेगा ऑल ओवर द ग्लोब। उसने बताया कि ही इज़ ए स्टिल सुपर पावर एंड यूएसए इज स्टिल सुपर पावर इन इन ऑल ओवर द ग्लोब, और वो जो चाहे वो कर सकता है। ये थी डोनरो डॉक्ट्राइन जो ट्रम्प कहता है, और यही रीज़न है कि उस डोनरो डॉक्ट्राइन के अंदर कहता है कि जनाब हम ग्रीनलैंड भी जाएंगे, हम ईरान भी जाएंगे, हमें जो कंट्री कोई कहेगा हम जाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ये सिर्फ एक वॉर नहीं है जो कोल्ड वॉर की मैंने बात की, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि पावर स्टिल स्पीक्स लाउडेस्ट, और ये उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है करके। लाइक अक्सर होता है कि आपको लगता है कि आपका एनिमी, अगर आपको लग रहा है कि वो स्ट्रांग हो रहा है या कोई एक्शन या कोई मूव करने लगा है, तो आप पहले ही उसको अपना एक एक्शन दिखा देते हैं जिससे वो डर जाए और वो डर के रुक जाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि ट्रम्प के ये सारे जो एक्शंस हैं वो इसीलिए हैं, वो उसको रोकने के लिए हैं। एंड मैं उस चीज़ पे नहीं आऊँगा कि मडूरो की अरेस्ट लीगल थी या नहीं लीगल थी, लेकिन यस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी। और मैं ये भी कहूँगा कि जब भी अरेस्ट जियोपॉलिटिकल थिएटर में हो, लाइक ग्लोबल लेवल पे हो, तो आपका इंटरनेशनल लॉ जो है वो ऑप्शनल हो जाता है। आप और इन ट्रम्प ने यही किया है, और यही है रीज़न है कि उसके बाद ट्रम्प ने इसके बाद बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब बैक ऑफ भी कर लिया है। अगर आप लोकल लेवल पे देखें विद इन यूएस, तो यूएस के अपने ही बहुत से जो लाइक बैनर सेंट्री, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, तो वो उसने कहा है कि जनाब यूएस ये नहीं कर सकता, हमें वॉर में धकेल नहीं सकता। आप फिर आप रीजनल लेवल पे देखें तो कनाडा ने और बाकी सब कंट्रीज ने कहा है कि यूएस ने इंटरनेशनल लॉ की वॉलेशन की है। इवन ऑल ओवर द यूरोप, फ्रांस ने कहा है, यूके ने कहा है कि हम यूएस के साथ नहीं खड़े। फिर आप जब वहां से बाहर निकलेंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, तो बहुत सी कंट्रीज ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यूएसए ने गलत किया है। इवन के मैं एक प्रेसिडेंट की स्पीच देख रहा था जिसके अंदर उसने कहा कि अगर ट्रम्प वेनेजुएला में जाके निकोलस मडूरो को कैप्चर कर सकता है, तो वो नेतन्याहू को जाके इस्राइल में से कैप्चर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो उसको तो उठा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वो तो वॉर क्रिमिनल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा भी है कि आप उसको सामने प्रेजेंट करें, उसके ऊपर वो करने हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल को चलाता कौन है? यूएस, और यूएस वो ये करना नहीं चाहता। तो ये मतलब वो आपको बता रही हैं कि वी आर पावरफुल एट द मोमेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फेल हो गई हैं, उनका कोई रोल नहीं रहा। सेम लाइक वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, और उसके बाद जो मेन जो पावर पॉलिटिक्स थी वो ऐसे ही थी कि वो लीग ऑफ नेशन की कोई नहीं सुन रहा था, आज ऐसा ही यूनाइटेड नेशन की कोई नहीं सुन रहा। और यही रीज़न है कि मेरा अपना परसेप्शन ये है कि हम कोल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने आपको कहा था ग्रीनलैंड का, मैंने कहा था मैं उसका भी डिस्कस करूंगा। तो यूएस को अचानक से ग्रीनलैंड में क्यों इंटरेस्ट हो गया? देखिए ग्रीनलैंड जो है ना, नाम से बेशक ग्रीन है, लेकिन वो सारा बर्फ से ढका हुआ कंट्री है। पहले वो एक डेनमार्क की पार्ट था, लेकिन डेनमार्क ने रेफरेंडम कराया, और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट उसको वो इख्तियारात दे दिए। लेकिन स्टिल वो, कुछ लोग कहते हैं कि वो सेपरेट कंट्री है, और कुछ लोग कहते हैं स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। खैर हम उस पर नहीं जाते उस डिबेट पे। लेकिन मैं जिस डिबेट पे जाना चाह रहा हूँ, ये जो मैं बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जनाब अगर यूएस को वहाँ पर इंटरेस्ट क्या है? अच्छा, अगर आप ग्रीनलैंड का मैप देखें, तो उसके बिल्कुल सामने रशिया है, वहाँ से आप चाइना पे भी नज़र रख सकते हैं, और ग्रीनलैंड का जो पैच है, ये जो समुंदर है, यहाँ पर रशियन मेजर जो आपके नेवल आपके कह लें बेड़े हैं, वो वहाँ पर खड़े हैं। तो यूएस कहता है कि यहाँ से रशिया जो है, मैं यहाँ पर आऊँगा ग्रीनलैंड में, मैं अपनी मिलिट्री लेके आऊँगा, और यहाँ पर आके मैं रशिया पे नज़र रखूँगा, और उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको मैं ख़त्म करूँगा। और इसके इस वजह से ऑल ओवर द यूरोप जो है वो यूएसए के अगेंस्ट जा रहा है। अब अगर यूएसए के इवन के नेटो के जो हेड है उसने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो नेटो जो है ऑल ओवर द नेटो मिल के वो यूएसए के अगेंस्ट वो जाएगी और फाइट करेगी यूएसए से, लेकिन ग्रीनलैंड उनको नहीं देगी। जब ये बात हुई तो ट्रंप ने फिर आगे से क्या कहा? उसने कहा था ना, अब हम तो ग्रीनलैंड को कैप्चर ऐसे नहीं करना चाह रहे, हम तो ग्रीनलैंड में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को 1 लाख से 10 लाख डॉलर देंगे, ताकि वो ग्रीनलैंड के या तो छोड़ के चले जाएं, और अगर छोड़ के लाइक यूएस से आके रह लें वॉटेवर, और अगर वो छोड़ के नहीं जाते या वहां से नहीं आते, तो हम वो पूरे एरिया में हमारे साथ रहे, हम उनको पैसे देंगे, रिहाइश देंगे, सब कुछ देंगे। अब ये सारी पॉलिसी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दोबारा से रेफरेंडम हो, हम कहेंगे डेमोक्रेसी प्रिवेल दिस दिस दिस, और ग्रीनलैंड को हम कैप्चर कर लें, और फिर हम
रशिया और चाइना पे नज़र रखें। तीसरी साइड पे उन्हें ईरान के अंदर उन्होंने यही किया हुआ है। ईरान के अंदर क्या किया हुआ है कि ईरान के अंदर इस टाइम स्ट्राइक्स चल रही हैं, लोग रोडों पे हैं उनके गवर्नमेंट के खिलाफ। अब वो सब मोस्टली कहा जा रहा है कि वो यूएस बैक्ड है और यही रीज़न है कि रशिया ने अपनी एम्बेसीज़ बुला ली हैं, एम्बेसीज़ की सॉरी अटैचीज़ सबको वापस बुला लिया है, चाइना ने बहुत सी एम्बेसीज़ बंद हो गई हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यूएसए ने स्टेटमेंट दी है कि वी आर रेडी टू गो, आवर बूट्स आर ऑन द ग्राउंड नाउ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अनकरीब इज़राइल के साथ मिलके यूएस अटैक करेगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस टाइम जो इंटरनेशनल अरीना है, जो ग्राउंड है, वो ऐसे बना हुआ है कि वो पावर डायनामिक्स बहुत क्विकली चेंज हो रहा है, बहुत स्पीड से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये न्यू कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब ग्रीनलैंड के अंदर इंटरवेंशन होगी बिकॉज़ यूएसए ने ऑलरेडी एक ऑयल टैंकर वो जो आपका उनका शिप होता है, वो पकड़ा है वेनेज़ुएला का जो कि रशिया जा रहा था और रशिया ने उसपे बोल दिया है कि उसमें हमारा फ्लैग था और अगर यूएसए ने एक दफ़ा रोक लिया, अगर दोबारा यूएसए ने ऐसी कोई मिस्टेक की, तो रशिया वॉर में जाने से नहीं डरता। रशिया ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर दोबारा यूएसए ग्रीनलैंड में आके ऐसा कुछ करता है, तो इसमें इट्स डायरेक्टली आप किसी को वॉर के लिए इन्विटेशन दे रहे हो, तो रशिया वहाँ पे प्यूटिन की स्टेटमेंट अभी आई है, तो वो वॉर में चला जाएगा। और जब वो वॉर में जाएँगे, तो उसके बाद चाइना ऑब्वियसली चाइना को भी अपने इंटरेस्ट सेव करने हैं, देन चाइना भी वॉर में जाएगा। अगर यूएसए है, तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करने के लिए इज़राइल जाएगा। बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि रशिया, चाइना के साथ मिल जाएँगे। तो ये एक डायनामिक्स जो है बिल्कुल चेंज होती नज़र आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आइदर ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतनी बात कहूँगा कि ये स्टार्ट बहुत खामोशी से होती है, लेकिन इसके नताइज बहुत हॉरिफाइड, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और यही रीज़न है कि तारीख़ हमें खबरदार करती रहती है, लेकिन मसला सिर्फ़ ये है कि जो ताकतवर मुल्क हैं, वो तारीख़ पढ़ते नहीं हैं, वो तारीख़ दोहराते हैं। फ़ैसला आप लोगों ने खुद ही करना है, लेकिन सिर्फ़ जाते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि सवाल पूछना मत छोड़ें, सवाल करते रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय होल वीडियो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।